हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का अभ्यास सेट नंबर 2 लेकर। और ये सारे क्वेश्चंस जो है किसी न किसी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया होता है, जैसा कि आपने जो है कि अभ्यास सेट 1 में देखा है। और ये सारे क्वेश्चन जैसा कि आप ऊपर में भी देख रहे हैं कि बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीएसएससी, रेलवे, ईटीसी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और हाँ, पहले देखें फिर विश्वास करने वाली बात हम चरितार्थ करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो चलिए देखते हैं इस कड़ी में कौन कौन से प्रश्नों को हमने जगह दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रश्न नंबर 1, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और ऑप्शन डी हर्ष। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से बिना देरी किए चलिए हम बता देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनिष्क। हम आप जानते हैं कि कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संहिता हुआ था। ठीक है, चौथी बौद्ध संहिता हुआ था और उस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक का नाम था हीनयान, दूसरे का नाम था महायान। क्या नाम था? महायान। और महायान शाखा के जो मानने वाले लोग हैं उन्होंने बुद्ध को देवता माना, और जब देवता माना तो फिर उनकी पूजा की जाने लगी। तो क्लियर है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा में बुद्ध की पूजा की जा रही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसके साथ जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 और भी सोल्व हो गया कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी अशोक। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एमपी पीसीएस प्री 1995, 2006, 2012 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? सांची के स्तूप का निर्माण ऑप्शन के हिसाब से जो है कि ऑप्शन डी है इनका सही जवाब। अशोक ने बताया था। मौर्य जो शासक है अशोक, उन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। एक बात और जान लीजिए, सांची के स्तूप के खोजकर्ता जो थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी रोमवासियों ने, ऑप्शन सी चीनियों ने एंड ऑप्शन डी अरबों ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है अरबों ने, क्योंकि अरबी लोगों ने जो कि भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और भी जो बातें पूछी जाती है कि जैसे यूनानियों ने भारत को इंडिया शब्द से पुकारा है, और वहीं ईरानी लोगों ने, किसने? ईरानी लोगों ने इंडिया को हिंदुस्तान, यानी यहाँ की जनता को हिंदुस्तानी कहा था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 39th बीपीएससी प्री 1994 ईस्वी में पूछा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने मिल्क, बल्कि देखिएगा बड़ा अच्छा सा शब्द है मिल्क भूमि वो है जिसको राज्य सरकार जो है किसी को इनाम के रूप में, इंदरात के रूप में या पेंशन के रूप में प्रदान करती थी। और वहीं दूसरी तरफ वक्फ, यानी धर्म के कार्यों के लिए प्रयुक्त की गई भूमि को वक्फ कहा जाता था। तो कुल मिलाकर मिल्क और वक्फ की भूमि को छीनकर सरकार ने जो भूमि का नाम दिया उसको हम खालिसा भूमि के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसने विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? क्लियर है। ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स
ऑप्शन डी एडम स्मिथ। और ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड UDA/LDA मेंस 2007 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। बड़ी अजीब स्थिति है कि जो भारत में नहीं रहा उन्हें भारत की चिंता है, भारत के संदर्भ में जो कि विचार प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर है, इसका सही जवाब क्या है, कार्ल मार्क्स, जो भारत के नहीं थे। क्लियर है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मंगल पांडे की घटना हुई थी ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी बैरकपुर में, ऑप्शन सी अंबाला में एंड ऑप्शन डी लखनऊ में। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों, उत्तराखंड PCS मेंस 2002 ईस्वी में पूछा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से जरूर बताइए, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत जिन्होंने की थी वो एक अमर बलिदानी थे और वो थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे का जो जिक्र आता है, यह घटना हुई थी बैरकपुर में। ठीक है, और कब हुई थी ये भी बात जान लीजिए, वह जनवरी 1857 ईस्वी को हुआ था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1897 एंड ऑप्शन डी 1899। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं UPPCS, चूंकि इसको सही कर लीजिएगा, UPPCS स्पेशल प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में। और यही विश्व धर्म सम्मेलन है जिससे स्वामी विवेकानंद को विश्व ख्याति प्राप्त हुई। और दूसरी बात और है कि इसी धर्म संसद की वजह से जो कि मित्र राष्ट्रों का भारत के प्रति जो नज़रिया है वो बदला है। ठीक है, तो चलिए इसकी विशेष चर्चा या विशाल चर्चा हम इतिहास वाले चैप्टर में जरूर करेंगे। यहाँ सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मौलाना शौकत अली, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। और यह क्वेश्चन भी देख रहे हैं UPPCS प्री 1993 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो थोड़ा सा रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन से रिलेटेड 2-4 बातें और जान लीजिए। यह सम्मेलन जो हुआ था 23 और 24 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। तो 24 नवंबर 1919 ईस्वी की जो अध्यक्षता किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। तो अगर आपसे डेट पूछ दिया जाए कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था, तो वो हो जाएगा 24 नवंबर 1919 ईस्वी। और कहाँ पर? दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र का लिखा नहीं है? ऑप्शन ए चरित्रहीन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी श्रीकांत एंड ऑप्शन डी शेष प्रश्न। और ये क्वेश्चन MPPCS प्री 1997 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी रंगभूमि। और रंगभूमि अगर शरत चंद्र ने नहीं लिखा है तो फिर किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने, यानी कहानी सम्राट के नाम से ये जाना जाता है प्रेमचंद। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूंकि हम जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हमें सोल्व करना है, क्योंकि हमारे लिए समय बहुत मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेघालय का लोक नृत्य है ऑप्शन ए नाटी, ऑप्शन बी लोहो, ऑप्शन सी बम्बू नृत्य एंड ऑप्शन डी खानटुम। तो बताना है इनमें से मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोहो। लोहो नृत्य जो है वह मेघालय में प्रचलित है, लेकिन बाकी और नृत्य के बारे में भी जान लेते हैं। नाटी जो लोक नृत्य है वह हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। वहीं बम्बू नृत्य जो है वह मिजोरम में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? मिजोरम में। ठीक है, खानटुम जो है वह भी मिजोरम में फेमस है। तो इस तरह भी ये इनसे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इनको 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा या दिमाग में रख लीजिएगा। नाटी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। लोहो
मेघालय, बम्बू नृत्य जो है मिजोरम में और खानटुम मिजोरम में। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। इसको बड़ी ईमानदारी से और बिल्कुल धैर्य के साथ देखिएगा, क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना रहती है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है ऑप्शन ए दमन और दीव, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी चंडीगढ़। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2014 ईस्वी में पूछा गया है। लेकिन यह क्वेश्चन आज के डेट में अगर हो तो इसका जवाब चेंज हो जाएगा या फिर कहीं ये प्रश्न गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमको समाहित करना था, ये यूपी पीसीएस 2014 का है। उस समय ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब था दिल्ली। ठीक है, उसमें भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य था दिल्ली। लेकिन वर्तमान स्थिति 26 जनवरी 2020 ईस्वी जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, अंतिम पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 माना जाएगा। तो वर्तमान में सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अगर कौन सा है, वो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें सबसे ऊपर जो भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख स्थित है। तो वो लद्दाख जो है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात अगर की जाए तो वह लक्षद्वीप है। ठीक है, इनको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर एंड ऑप्शन डी खोंडोलाइट। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 41वीं बीपीएससी प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है बांगर। अब कई बार होता है कि पुरानी की जगह पूछ दिया जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो उसको भाई साहब नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो इस तरह बांगर और खादर ध्यान में रखिएगा, बांगर पुरानी और खादर नवीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी ओडिशा में एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 ईस्वी में पूछा गया है। तो बगलिहार पनविद्युत परियोजना हाल ही में चर्चित रही है, कहाँ पर स्थित है? तो भाई साहब इसका सही जवाब है, तत्कालीन प्रश्न के हिसाब से इसका सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर में। लेकिन वर्तमान में यह स्थिति सिर्फ जम्मू है, क्योंकि जम्मू में चिनाब नदी पर डोडा जिले में यह बगलिहार परियोजना स्थित है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्लियर हो रहा है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीआरओ एआरओ मेंस 2013 ईस्वी में पूछा गया है। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में। और थोड़ा सा कहानी जान लीजिए कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पंतनगर में जो है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। लेकिन पंतनगर वर्तमान में कहाँ चला गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में चला गया है तो भाई अपने यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने चेंज कर दिया और नया नाम उन्होंने क्या रखा है? गोविंद वल्लभ, क्या? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब ये एक बार नाम तो हमने बोल दिया, इसको चाहें तो आप पीछे वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से सुन लीजिए, ये नाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं एमपी पीसीएस प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो तत्कालीन हिसाब से जब ये प्रश्न पूछा गया था 2008 ईस्वी में, उस समय तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन अगर कहीं होता था तो वो था आंध्र प्रदेश में। लेकिन वर्तमान समय में अगर यह प्रश्न पूछता है तो यह उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन जो है कि गुजरात में किया जाता है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है और कर्नाटक जो है वह चौथे नंबर पे है। तो सवाल उठता है कि फिर तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे यूपी है। इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है भाई साहब, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है।
ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कोयला एंड ऑप्शन डी जल विद्युत। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कई बार पूछा गया है, जैसे यूपी लोअर सब प्री 2002 ईस्वी में, उसी तरह यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है वह कोयला है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी स्थित है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य एंड ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र के मध्य। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस मेंस 2012 ईस्वी में पूछा गया है। तो ग्रह का क्रम क्या है दोस्तों? सूर्य के बाद जब क्रम होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, इस तरह का था। यम तो नहीं है ना, हालांकि वरुण तक है। तो आप क्रम देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो पृथ्वी से पहले कौन है दोस्तों? शुक्र, है ना। और पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल। यानी पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। और यह क्वेश्चन देख रहे हैं 66वीं बीपीएससी प्री 2020 ईस्वी में पूछा गया है। तो उत्तर जाने से पहले देख लेते हैं कि कौन से महाद्वीप में कितने देश स्थित है। तो ऑप्शन के हिसाब से यूरोप में जो है ना 49th कंट्री स्थित है, वहीं एशिया में 48 कंट्री स्थित है, अफ्रीका में 54 कंट्री स्थित है, उत्तरी अमेरिका में जो है दोस्तों वह 23 कंट्री स्थित है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश स्थित है। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक देश है अफ्रीका, जहां 54 देश स्थित है। ठीक है दोस्तों, और वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे कम देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन जान लीजिए उत्तरी अमेरिका में 23 देश है और वहीं दक्षिणी अमेरिका में 12 देश है। यानी सबसे कम देश दक्षिणी अमेरिका में है। एक महाद्वीप और है ओशनिया, जहां पर 14 देश स्थित है। तो इस तरह जो है कि आपको सजाने के लिए भी दे सकता है, इसलिए महाद्वीप से रिलेटेड देशों की संख्या को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए बेसिन, ऑप्शन बी मांडले, ऑप्शन सी मित्केना एंड ऑप्शन डी पिनमाना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री 2006 ईस्वी में। तो चलिए इसका हम जवाब बता दे रहे हैं। इसका सही जवाब है पिनमाना। अब थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, पिनमाना से पहले म्यांमार की राजधानी थी यंगून, और फिर पिनमाना का नाम जो है चेंज कर दिया गया अगस्त 2006 ईस्वी में, और इसका नाम रख दिया गया नेपीता। तो इस तरह इनका नाम है, पिनमाना का नया नाम है नेपीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। ऑप्शन ए 25 पीपीटी, ऑप्शन बी 35 पीपीटी, ऑप्शन सी 45 पीपीटी एंड ऑप्शन डी 55 पीपीटी। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 63वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 35 पीपीटी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए टुंड्रा में, ऑप्शन बी शंकुधारी वनों में, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में और ऑप्शन डी शीतोष्ण वनों में। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2016 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ऑप्शन ए भारत के ऊपर, ऑप्शन बी अफ्रीका के ऊपर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर एंड ऑप्शन डी यूरोप के ऊपर। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं एमपीपीसीएस प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पे हुआ है भाई साहब? तो वर्तमान स्थिति जो है इसका सर्वाधिक जो है कि निर्माण हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। ये अंटार्कटिका स्थित कहाँ है? वह है दक्षिणी ध्रुव में स्थित। ठीक है, और ओजोन छिद्र
के निर्माण में सबसे अधिक योगदान अगर कोई करता है तो वह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। चलिए बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में एंड ऑप्शन डी कर्नाटक में। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं यूपी लोअर सब प्री 2002 में और यूपी PCS प्री 2002 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है, तो अब देख लीजिए राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में। एक चीज़ और जान लीजिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क पूछ दे या नागरहोल राष्ट्रीय पार्क पूछ दे, दोनों एक ही का नाम है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क की जगह आपको नागरहोल राष्ट्रीय पार्क भी दे सकता है, तो घबराइएगा नहीं, दोनों कर्नाटक में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन एंड ऑप्शन डी फर्न। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी PCS प्री 2015 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाइकेन। लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है भोपाल गैस, क्वेश्चन नंबर 25, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई। ऑप्शन नंबर ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1984 एंड ऑप्शन डी 1980। और ये क्वेश्चन पूछा गया है MP PCS प्री 2021 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1984 ईस्वी में। अगर पूरा डेट पूछ दे तो वह 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बारे में और जान लीजिए, यह भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड और भी एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है कि फैक्ट्री से MIC का रिसाव हुआ था। MIC एक गैस है जो मिथाइल आइसोसाइनेट के का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया, ये बहुत जहरीली गैस है जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। चूंकि जगह बड़ा हो, ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी विचार की स्वतंत्रता एंड ऑप्शन डी पूजा की समानता। और ये क्वेश्चन यूपी PCS NT 2006 ईस्वी में पूछा गया था। तो बताइए भारतीय संविधान जो है कि नागरिकों को कौन कौन से न्याय प्रदान करता है या कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसमें एक वाक्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस तरह की बातें आती है। लेकिन एक चीज़ें हैं उसमें पूजा की समानता की बात कहीं नहीं की गई है। भाई लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है, अलग अलग पूजा है, इसलिए सबको समान जो है कि अवसर उपलब्ध कराए, ये वायदा उसमें नहीं किया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा। पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा भारतीय संविधान नहीं करता है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद एंड ऑप्शन डी धर्म। और ये क्वेश्चन पूछा गया है BPSC प्री 2002 ईस्वी में पूछा गया है। तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य जब देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको धर्म दिखेगा। लेकिन भाई पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझना है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊँचा कौन है। तो राजनीति हो या शासन हो, सबसे पहला स्थान संविधान का होगा। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है और संविधान का निर्माण संसद द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी कुछ का, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी विवादास्पद है। यानी पूछ रहा है कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्व को लागू करे तो क्या मूल अधिकार
के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है या छेड़छाड़ हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से है कुछ का तो जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कुछ का, है ना। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व उस पर हावी हो जाएगा। तो इस पर बात हम जो पॉलिटी में जरूर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम चलाइए। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि IAS प्री 1984 ईस्वी में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद द्वारा एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS प्री 2013 ईस्वी में। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा है ना दोस्तों, वो निरंतरता का प्रतीक है। इसके सदस्य जो है प्रति 2 साल बाद जो एक जगह खाली करते हैं और उस जगह को भर दिया जाता है, और इसको किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। और यह संसद का उच्च सदन है। चलिए इस पर भी बाद में बहुत सारी बातें करनी बाकी है, अभी यहाँ सिर्फ ऑप्शन ऑब्जेक्टिव को हम सोल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा एंड ऑप्शन डी संसद। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। IAS प्री 1982 ईस्वी, SSC 2010 ईस्वी एंड UPPCS प्री 2012 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा का ही अंग होता है एक तरह से देखा जाए, और लोकसभा का प्रत्येक सामूहिक रूप से जो सदस्य है वह लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी बातें जान लीजिए, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो वह मंत्रिपरिषद का जो सदस्य, प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये चीजें व्यक्तिगत और सामूहिक को ध्यान में रखिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और ऑप्शन डी व्यतिकरण। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं IAS प्री 1995 ईस्वी, UPUDA LDA प्री 2010 ईस्वी, UPPCS स्पेशल प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति ऑप्शन ए प्रभावित नहीं होगी, ऑप्शन बी 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी 2 गुना बढ़ जाएगी और ऑप्शन डी है घटकर आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 गुना बढ़ जाएगी। अब क्यों 4 गुना बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बात जान लेते हैं। एक सूत्र है, विद्युत शक्ति यानी P का मान जो होता है वह विभवांतर इंटू विद्युत धारा यानी I, यह एक सूत्र है। अब बात के प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि विद्युत धारा और विभवांतर दोनों को 2 गुना कर दिया जाए, ये हुआ 2 गुना, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 4 V और I। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है कि विद्युत शक्ति जो है इसका मान कितना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो गया? 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गूगल के मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी हावड़ा रेलवे स्टेशन एंड ऑप्शन डी चेन्नई रेलवे स्टेशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी लोअर सब मेंस 2015 ईस्वी में। तो बताइए गूगल का मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है
नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम था, यानी नासा ने जो मंगल ग्रह पर यान भेजा था उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए फिनिक्स, ऑप्शन बी रोजर, ऑप्शन सी फ्लोरिडा एंड ऑप्शन डी जॉन कैनेडी। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 ईस्वी में पूछा गया था। तो 2002 में पूछा गया था, उस समय का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फिनिक्स। और यह यान जो है 25 मई कब भेजा गया था, 25 मई 2008 ईस्वी में जो है कि मंगल पर उतरा था और यह नवंबर 2008 ईस्वी तक कार्यशील रहा था, यानी इसका जीवन काल 2008 ईस्वी में मई और नवंबर के बीच रहा है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 35। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं एमपीपीसीएस प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसकी खोज जो है ना दोस्तों वह 1928 ईस्वी में किया गया था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वह स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। ये भी पूछा जाएगा कि जो है कि फ्लेमिंग किस देश से संबंध रखते थे, तो स्कॉटिश। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। और ये क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी प्री 2000 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए कपूर को ठोस कपूर से वाष्प कपूर में यानी ठोस से वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऐसे सब प्रश्नों का सीधा सा जवाब रख लीजिए। जब ऐसी स्थिति हो कि जब हम ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करते हैं तो उसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। कपूर की यह खासियत है कि यह गैस में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, लेकिन जब उसे हम ठंडा करते हैं तो गैस से सीधे वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaOH हॉल 2, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी Na2CO3। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं RAS RTS प्री 2016 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है NaHCO3 जो ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी शकरकंद, ऑप्शन सी नारियल एंड ऑप्शन डी आलू। और यह क्वेश्चन IAS प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है आलू। आलू जो है रूपांतरित स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ वसा शब्द की चर्चा है। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। ऑप्शन ए C एवं E, ऑप्शन बी विटामिन A एवं विटामिन C, ऑप्शन सी है विटामिन A एवं विटामिन D, ऑप्शन डी है विटामिन B12 एवं विटामिन D। तो इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब जानने से पहले हम थोड़ी सी 2-3 बातें और जान लेते हैं। विटामिन B और विटामिन C जो है वह जल में घुलनशील है। बिल्कुल ध्यान से। अब बाकी बच गया A, D, E और K। ये 4 जो विटामिन है, यानी कौन कौन सा, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये चारों जो है ना दोस्तों वह वसा में घुलनशील है। तो अब इन चारों में से ढूंढिए कौन से ऑप्शन में आता है, और वो आप देख रहे हैं कि वह ऑप्शन नंबर सी में है। वसा शब्द की चर्चा की है विटामिन A और विटामिन D। तो क्लियर है दोस्तों। अब से जल और वसा में विटामिन से रिलेटेड घुलनशीलता को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं RAS RTS प्री 2021 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है।
शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रक्तक्षीणता, ऑप्शन डी अधि रक्तस्राव। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं RAS RTS प्री 1993 ईस्वी और उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए लोहे की कमी से शरीर को कौन सी बीमारी से जूझना पड़ता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों रक्तक्षीणता। और एक दो बातें और जान लीजिए, मानव शरीर के लिए जो है ना लोहे की प्रतिदिन की आवश्यकता जो है ना दोस्तों वो 12 से 20 मिलीग्राम है। और इसके स्रोत जो है हमें लोहे की प्राप्ति किससे होता है? मांस से होता है, अंडे से होता है, फली से होता है, अनाज से होता है और हरी सब्जी से होता है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? लास्ट में 10 क्वेश्चन हमने बिहार से लिया है, ठीक है दोस्तों। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी स्वामी योगानंद, ऑप्शन सी नरहरि पारिख, ऑप्शन डी दया भाई नौरोजी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? और यह क्वेश्चन पूछा गया है 65वीं BPSC प्री 2019 ईस्वी में। अब चूंकि ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा दोस्तों, दया भाई नहीं दादा भाई नौरोजी होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे। और इनके अन्य सदस्य जो थे ना दोस्तों वह जयप्रकाश नारायण भी थे। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1934 ईस्वी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 64वीं BPSC प्री 2018 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ है वह हुआ है 1934 ईस्वी में। ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन डी है 1934 ईस्वी में ये गठन की बात की गई। लेकिन थोड़ा सा पीछे लौटते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों वो 1931 ईस्वी में हुई थी। कब? 1931 ईस्वी में। बल्कि इनकी औपचारिक घोषणा यानी औपचारिक स्थापना वह 1934 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना के अंजुमियन इस्लामिया हॉल में हुआ था। और इनके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इनके सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड 2-4 टॉपिक हमने यहाँ सोल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर एंड ऑप्शन डी कटिहार। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 63वीं से 55वीं BPSC प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। चूंकि 18 नहीं बल्कि 2011 ईस्वी में पूछा गया। 53वीं से 55वीं जो BPSC हुआ था वह 2011 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए ईयर मायने नहीं रखता, एग्जाम हमने बता दिया है। तो चलिए पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाजीपुर। 2-3 बातें और जान लीजिए, इनका जोन तो हाजीपुर में हो गया। हाजीपुर जोन के अंतर्गत 5 मंडल आता है, 5 डिवीजन आता है। और वो है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, DDU एवं धनबाद। DDU को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा गया और यही DDU का पुराना नाम था मुगल सराय, ठीक है दोस्तों। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन ए दामोदर वैली परियोजना, ऑप्शन बी कोसी परियोजना, ऑप्शन सी सन बैराज परियोजना एंड ऑप्शन डी गंडक परियोजना। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 48वीं से 52वीं BPSC प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से चूंकि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना की बात हुई है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गंडक परियोजना। और इस परियोजना की शुरुआत जो है दोस्तों वह 1961 ईस्वी में किया जाता है। कब? 1961 ईस्वी में, ठीक है। चूंकि लिखने में दिक्कत हो रही है
तो इसलिए सुन के भी लिख लीजिएगा। और गंडक परियोजना से 2 नहरें निकाली गई है, वो कौन सी नहरें हैं? मुख्य पश्चिमी नहर और मुख्य पूर्वी नहर। ठीक है दोस्तों, एक पश्चिमी एक पूर्वी नहर निकाली गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधन एंड ऑप्शन डी खनिज। और यह क्वेश्चन पूछा गया है 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृषि, क्योंकि कृषि जो है कि बिहार की लगभग 80 से 85% जनसंख्या को रोजगार कहें या आधार कहें या भोजन कहें, जो भी कहें, वो मुहैया कराता है। यानी बिहार की जनसंख्या का 80 से 85% जो है कि कृषि में संलग्न है, इसलिए कृषि को बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे इस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। अब आगे है अपना उत्तर निम्नांकित कूटों से चुने। क्या ऑप्शन ए और बी सही है? क्या ऑप्शन केवल बी सही है, या ऑप्शन बी और सी सही है, या ऑप्शन ए और डी सही है? और ये क्वेश्चन 41वीं बीपीएससी प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ए और डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है दंगे जो उत्पन्न हुए थे सबसे अधिक व्यापक कहाँ हुए थे? बिहार में और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, यानी बिहार में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला कृषि फसल तो चावल हो गया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चना एंड ऑप्शन डी आलू। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं है, और वो भारत की भी बात है, सबसे अधिक चावल, दूसरे स्थान पर गेहूं। और ये क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी प्री 1998 ईस्वी में पूछा गया है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। और यह क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी प्री 1998 ईस्वी में ही पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन, जो ऑप्शन बी में स्थित है। बंगाल विभाजन से संबंधित जो वायसराय हैं वह लॉर्ड कर्जन है। अगर पूरा डेट पूछ दिया जाए तो वह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन डी रांची। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 43वीं बीपीएससी प्री 1998 ईस्वी में। चूँकि यह क्वेश्चन जिस समय पूछा गया था तो उस समय के लिए यह तो सही है, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रश्न गलत हो जाएगा। वो इसलिए कि पागलखाना जहाँ स्थित है वो जवाब है रांची में। और 1998 की बात है तो उस समय झारखंड जो है बिहार का हिस्सा हुआ करता था और रांची स्वभावतः बिहार का ही हिस्सा था। लेकिन वर्तमान स्थिति है कि रांची जो है कि झारखंड की राजधानी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चीज़ें आपकी जानकारी में आ गई कि पागलखाना कहाँ स्थित है। बिहार में नहीं है अब, बल्कि झारखंड चला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कहता है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 62। और ये क्वेश्चन 45वीं बीपीएससी प्री 2002 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए जिस समय का ये क्वेश्चन है उस समय तो तक जवाब तो ठीक है, क्योंकि इसका सही जवाब है 37। जब झारखंड अलग हुआ था तो बिहार में उस समय 37 डिस्ट्रिक्ट रह गए थे। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वर्तमान में 38 जिले हैं, और वो 38वां जिला जो है ना दोस्तों अरवल है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ये जवाब याद रख लेना है कि बिहार का नवीनतम जिला कौन सा है, और इसका जवाब क्या हो गया? अरवल।
तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और ये जो है ना प्रैक्टिस सेट लगातार चलता रहेगा, है ना। अब देखते हैं कितना प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए उपलब्ध करा पाते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए, है ना दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।